अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम बात करेंगे इकॉनमी के ऊपर के इकॉनमी का कितना बड़ा रोल है पाकिस्तान की आवाम को खुशहाल रखने के लिए, इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स का क्या रोल है और हुकूमत कहां तक इस वक्त आवाम को खुशहाल रखने के लिए कोशा है बनाम सरकार। नाज़रीन, आज हमने बात करनी है इकॉनमी के ऊपर कि इकॉनमी का क्या किरदार होता है। एक स्ट्रॉन्ग मईशत जो है वो मुल्क के लिए कितनी बड़ी और कितनी बड़ी ताकत जो है वो होती है। किसी भी मुल्क को की ताकत जो है वो उसकी इकॉनमी से पहचानी जाती है। जिस मुल्क की इकॉनमी मजबूत होगी वो मुल्क उतना ही तरक्की याफ्ता और ताकतवर मुल्क कहलाया जाएगा। अब देखना ये है कि पाकिस्तान ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो उसकी इकॉनमी कितनी मजबूत है, और किसी भी मुल्क की इकॉनमी के हवाले से अगर देखा जाए तो मजबूत मुल्कों की इकॉनमी के लोग जो हैं वो बड़े मजबूत होते हैं, और उन लोगों की मजबूती जो है वो उनकी हुकूमतों से जुड़ी होती है कि उनकी हुकूमतें भी उतनी ही मजबूत हमें नज़र आती हैं। और अब हम आज डिस्कस करेंगे इस चीज़ के ऊपर कि पाकिस्तान की इकॉनमी में किसका सबसे बड़ा किरदार है, कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो बढ़ क्यों नहीं रही, पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक में क्यों शुमार नहीं हो रहा, और पाकिस्तान की हुकूमत ख़ास तौर पे जितनी भी हुकूमतें 75 साल में आई हैं वो अभी तक पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक की सिफ्त में क्यों नहीं खड़ी कर सकी। जबकि हमारे सामने एक बड़ी मशहूर मिसाल जो है वो बांग्लादेश की है कि बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हुआ और आज उसकी इकॉनमी कहीं से कहीं चली गई कि हमारा पैसा जो है वो डिवैल्यू हो गया उसके आगे। इसी तरह चाइना की अगर हम मिसाल ले लें कि चाइना भी हमारे बाद आज़ाद हुआ और चाइना आज हमसे कहीं ज़्यादा आगे निकल चुका है। इसी तरीके से अगर हमारा बिल्कुल साथ ही हमसाया जो कि इंडिया और अफ़गानिस्तान है उसकी अगर हम बात करें तो वो भी इस वक्त पाकिस्तानी इकॉनमी में बहुत आगे निकल चुके हैं, जबकि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो आज भी वहीं की वहीं खड़ी है, या बल्कि कहें कि डिक्लाइन की तरफ जा चुकी है। तो इसकी ज़िम्मेदार कौन है और किन वजूहात की वजह से ये डिक्लाइन की तरफ है और पाकिस्तान आज तक जो है वो इकॉनमी में सर्वाइव नहीं कर पा रहा, जबकि उसके साथ की कंट्रीज़ जो हैं जो उसके हमसाया ममालिक हैं वो उससे कहीं ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। जाएंगे हम इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स के पास, ताजरों के पास, कि क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तान आज भी तरक्की याफ्ता मुल्कों की फहरिस्त में बहुत नीचे है, जबकि कोशिश बहुत की गई, लोगों ने ज़ोर बहुत लगाया इसे ऊपर लेके जाने के लिए, मगर कौन ज़िम्मेदार है? क्या हुकूमतें, या फिर और ताकतवर अनासर, या फिर दूसरे मुल्क जो कि पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता देखना नहीं चाहते। डॉलर जो जहाँ पर इम्पोर्टेंस रखता है वहीं पर ही बिजली के नर्ख और पेट्रोलियम मसनूआत भी बहुत ज़्यादा अपनी अहमियत के हामिल हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो इसी पर ही टिकी होती है। अब हम आ चुके हैं, इस वक्त मुल्तान लोहा मार्केट के सदर हैं और शायद शकूर साहब, उनसे जानेंगे कि लोहा मार्केट के क्या हालात चल रहे हैं, क्योंकि लोहा जो है वो भी एक जो है वो इम्पोर्ट किया जाता है पाकिस्तान में और ख़ुद भी यहाँ पर उसे निकाला जाता है कानों से। तो जानते हैं उनसे कि अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइएगा कि लोहा मार्केट में ओवरऑल अगर हम पाकिस्तान की सिचुएशन की बात करते हैं तो लोहा आप कैसे देख रहे हैं कि उसे क्या ज़्यादातर इंपोर्ट किया जाता है या पाकिस्तान में खुद मादनियात से निकाला जाता है? नहीं, तकरीबन लोहा तो 90% जो है ये बाहर से इंपोर्ट होता है, दूसरे मुल्कों से आता है। उसके बाद एक दो मिलें यहाँ पाकिस्तान में लॉन्च हो चुकी हैं, वो उसको मज़ीद प्रोसेस कर और वो मार्केट में यहाँ पर सप्लाई करते हैं। लेकिन इस वक्त तो ये हालात हैं कि लोहे के ताजिर बिल्कुल बदहाली का शिकार है, कारोबार तबाह हो चुके हैं, सुबह आते हैं शाम को चले जाते हैं, ना ही तो होल सेलर खुशहाल है और ना ही परचून वाला खुशहाल है। तो सर ये बताएं कि जो इम्पोर्टर हैं उनकी क्या कारकर्दगी है इसमें, जो कि इम्पोर्टर इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या वो इसके जो बदहाली का ज़िम्मेदार हैं, या आप क्या समझते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान
नहीं जी, इसका सारा ज़िम्मा हुकूमत पाकिस्तान का है। इम्पोर्टर भी इस वक्त बहुत बदहाली का शिकार है, लेकिन कुछ मखसूस इम्पोर्टर है जिनको हुकूमती सतह पर नवाजा जाता है, उनको मुख्तलिफ़ SROs इम्पोर्ट के दे दिए जाते हैं, तो वो उनके ऊपर काम करते हैं। उनको कस्टम चोरी के रास्तों का भी पता होता है और दूसरे तरीके भी पता होते हैं, तो वो इस वक्त अपने हाथ रंग रहे हैं। लेकिन जो कमर्शियल इम्पोर्टर है, छोटा इम्पोर्टर है, वो ख़त्म हो चुका और बर्बाद हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि जो बड़ा इम्पोर्टर है वो कामयाब है और छोटा इम्पोर्टर जो है वो इस वक्त ख़त्म होता जा रहा है। तो इस डूबती हुई मईशत को आप लोग क्या स्टैंड ले रहे हैं? जो कि आपकी एक कम्युनिटी है, क्या वो इसके लिए कोई काम करती हुई नज़र आ रही है? हम तो बिल्कुल बेबस हो चुके हैं। हुकूमती जो मामलात है ना, इनकी पॉलिसियाँ हैं, टैक्सेस की पॉलिसी हैं, ताजिर इम्पोर्टर बिल्कुल बेबस हो चुका है। हमें कुछ समझ में नहीं आ रही। अगर इस मुल्क को कोई सहारा देना है तो हुकूमती जो माहिरीन है वो छोटे इम्पोर्टरों को, बड़े इम्पोर्टरों को साथ बिठाएं और एक ही पॉलिसी मरतब करें और उसी के तहत फिर इंपोर्ट की इजाज़त दें, ताकि छोटा दुकानदार भी, छोटा कमर्शियल इंपोर्टर है, वो भी इंपोर्ट कर सके और अपना कारोबार का, अपनी सनत का पहिया चला सके। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि मुल्तान लोहा मार्केट जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मार्केट है, तो इस मार्केट में लोहे से क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं? ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की है। लोहा मार्केट जो है मुल्तान की, ये जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मार्केट है और पाकिस्तान लेवल पर चौथी या पांचवी बड़ी मार्केट है। जैसे लाहौर, गुजरांवाला, कराची और फैसलाबाद के साथ साथ मुल्तान की मार्केट भी बड़ी मार्केट है। यहाँ पर इस वक्त जो बिल्डिंग मटेरियल का जो एक सनत है वो बहुत बड़ी सनत है, जिसमें चौकाटें हैं, शटल गेट हैं, कमर्शियल दुकानों के कारोबारी, और अपना शटल मेन गेट, पेटी, बक्से, बड़ोले, बहुत आइटमें बनती हैं जो घरेलू ज़रूरियात की भी हैं, शादी ब्याहों पे भी इस्तेमाल होती हैं। वॉशिंग मशीनें यहाँ पर बेशुमार बन रही हैं, तो बहुत बड़ी सनत है। और लेकिन सिर्फ हुकूमती पॉलिसियों की वजह से और बेशुमार बेतहाशा टैक्सेस की वजह से और बिजली के बिलों में बेपनाह इजाफे के बाद हमारा कारोबार तबाह है। सर अब ये बताइएगा कि आप लोगों ने कोई हुकूमत के सामने कोई तजवीज़ भी रखी है इस हवाले से कि आप लोगों के जो मसाइल हैं उनको उजागर करने के लिए कोई आप लोगों की किसी से आला हुकाम से कोई बातचीत हुई हो या मीटिंग हुई हो इस हवाले से? सर इस सिलसिले में तो अब देख लें, हमारी जो तंजीम है चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स और आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान, ख्वाजा शफीक साहब हमारे चेयरमैन हैं, हम एहतजाज भी कर रहे हैं। बिजली के असल तो सबसे बड़ा मसला है बिजली का हमारा। आज इतना यूनिट बढ़ा दिया गया है कि हमें कोई चीज़ बनाने के बाद उसके पड़ता ही निकालना मुश्किल हो जाता है कि किस पड़ते पे आएगी। तो हमने हुकूमती ऐवानों में भी जाके एहतजाज किए हैं, हुकूमी नुमाइंदों के सामने भी एहतजाज किए हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन हुकूमत है कि वो टस से मस नहीं हो रही, और क्योंकि वो IMF के ज़ेर अताब है वो कुछ नहीं कर सकते, और हमें लग रहा है कि हमें और मज़ीद इसी हाल में वक्त गुजारना पड़ेगा। अच्छा, तो सर आप क्या समझते हैं कि IMF इसका ज़िम्मेदार है? क्योंकि अभी IMF ने एक बयान भी जारी किया कि आपके जो अमीर तबका है, जो बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसके ऊपर टैक्सेस लगाए जाएं, जो कि छोटे जो ताजिर हैं उनको जो है वो एग्जम्प्ट कर दिया जाए। नहीं, ये सब सिर्फ अखबारी बयानात हैं। हम समझते हैं, ठीक है IMF ने कह दी, हम समझते हैं जब तक हुक्मरानों की अपनी अय्याशियाँ ख़त्म नहीं होंगी। आज देखें, दफ्तरों में जाके देखें, AC चल रहे हैं लेकिन गरीब का पक्का भी नहीं चल रहा। आज आप देखें DCO साहब, कमिश्नर साहब, ये जितनी भी बड़ा अशराफिया है, वो जब अपनी गाड़ियों में दफ्तर पहुंचते तो उन गाड़ियाँ स्टार्ट खड़ी होती, 3-3, 4-4 करोड़ रुपए की गाड़ी है और वो डीजल पे चलने वाली हैं। वो अगर 3 घंटे ऑफिस में बैठ रहे हैं तो 3 घंटे गाड़ी स्टार्ट है। गरीब का तो मोटरसाइकिल भी नहीं चल रहा। आज वो बेचारा 100 रुपये का पेट्रोल डलवाता है तो वो शाम तक सोचता है कि किसी तरह आज का मेरा दिन गुजर जाए। ये हालात हैं। जब तक ये अशराफिया अपनी, हुकूमती नुमाइंदे अपनी अय्याशियों को ख़त्म नहीं करेंगे, चाहे जो मर्ज़ी कर लें, इस मुल्क में खुशहाली आने वाली नहीं है। सर IMF की तो ये बात हो गई कि हुकूमत अपने शाहाना ख़र्चे जो है वो अखराजात कम करे। अगर हम बिजली के हवाले से बात कर रहे थे कि आपने बिजली के जिस तरह जिक्र किया है, तो बिजली जो है वो आपके कहाँ तक काम आती है? क्योंकि लोहा जो है वो क्या उसे मोल्डिंग में इस्तेमाल किया जाता है बिजली को, कि क्या इस्तेमाल होता है इसका? देखिए सर, हमारा 90% जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बिजली से के साथ ही मुंसलिक है ना। जब बिजली होगी तो हमारे तमाम बेंडिंग है और ये जो अपना सरिये बनाने के रोलिंग मिलें हैं, ये तमाम बिजली से ही चलती हैं।
अब बिजली के यूनिट इतने महंगे कर दिए हैं कि हमारी सोच से बाहर हैं। देखिए हुकूमत को चाहिए कि वो कुछ अपने अखराजात कम करे, बिजली के मामलात में भी जो मुफ्त बिजली दे रहे हैं ना शराफिया को, वो बंद करें, और वो जो उठा कर है ना वो कम से कम सनतकार को दें ताकि वो अपने उसकी लागत कम आए। ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये यूनिट कर दें या 12 रुपये यूनिट कर दें। अब हम 100 रुपये यूनिट के हिसाब से गवर्नमेंट को चार्जेस दे रहे हैं, और यकीन करें जब बिल आता है तो हमारे असाब जवाब दे जाते हैं और हम है ना मफलूज हो जाते हैं, और दिल करता है कि अपनी इंडस्ट्री कारोबार बंद कर दें और लेबर की छुट्टी करा दें। जी तो नाज़रीन, आपने सदर की बात सुनी। जो सदर लोहा मार्केट है उनका यही कहना है कि ये मईशत बड़ी एक स्ट्रॉन्ग मईशत हुआ करती थी जो कि अब डूबने के दहाने पर खड़ी है, और इसकी ज़िम्मेदार जो है वो हुकूमत पाकिस्तान की नाक़िस पॉलिसियाँ हैं। अगर इस सनत को बचाना है तो अपनी पॉलिसियों पर हुकूमत जो है वो नज़रसानी करे। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, अब हम आ चुके हैं एक पाकिस्तान की और ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब की वेल नोन शख्सियत हैं ये। सोशली बहुत एक्टिव शख्स हैं ये, और समाजी बहुत ज़्यादा काम करते रहते हैं, लोगों के काम भी आते रहते हैं। खुद इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट से राब्ते भी हैं, मुनासिब भी हैं, पाकिस्तान के जाने माने इंपोर्टर एक्सपोर्टर भी हैं, और उसके साथ साथ पाकिस्तान के इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड जो रोड सेफ्टी के एम्बेसडर भी हैं। इस वक्त वसीम शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू जी। सर क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी मेहरबानी। अच्छा सर, ये बताएं कि आप इस वक्त पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज़ के हालात क्या चल रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका और रूही चैनल का शुक्रिया कि आपने मुझे आज मौका दिया। मैं राना साहब ये बात कहूँ कि दिल खून के आंसू होता है जब हम कंपेयर करते हैं आज को और पिछले पास को। जब एक वक्त था कि पाकिस्तान का धागा, और पाकिस्तान क्योंकि एक एग्रीकल्चर मुल्क है और इसका डंका कॉटन का पूरी दुनिया में बोला जाता था, लेकिन आज ये हालात हैं कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी बका की जंग लड़ रहा है। अपनी इंडस्ट्री को बचाने के लिए, अपने नाम को बचाने के लिए वो समझ लें कि वो जिहाद, मैं कहूँगा जिहाद का लफ्ज़ मैं लूँगा, कि वो जितना मैक्सिमम लेवल पे जाके वो लॉस को बर्दाश्त कर रहा है, मैं बता नहीं सकता। सर आप क्या समझते हैं कि इसके पीछे वजह क्या है कि इतना, क्योंकि देखें बिजनेसमैन जो होता है वो लॉसेस को इग्नोर करता है और उसकी कोशिश ये होती है कि मैक्सिमम तरीके से मैं प्रॉफिट गेन कर सकूं। तो जब इतने लॉसेस अगर आपके नज़र में आ रहे हैं इंडस्ट्रीज़ को, तो इस वक्त फिर सर्वाइवल किस तरह हो रहा है और इसकी वजह क्या है? देखिए, अगर मैं पास में देखूं तो 2007-8 में पाकिस्तान में बहुत इंडस्ट्री लगी और पाकिस्तान का उरूज था टेक्सटाइल का, और दुनिया के हर नुक्कड़ पे हमारा धागा और कपड़ा हमारा जाता था। एक तो हम बहुत पीछे रह गए दुनिया से कि दुनिया अपने इतने एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट करके वो फिनिश गुड्स में चले गए, और आज भी हम अपने पुराने वो धागे और कपड़े के मामलात में हैं। इसमें काफ़ी सारी रीज़न्स है। अनसर्टनिटी हमारे मुल्क में आपके सामने है। आज कुछ है, घंटे के बाद कुछ है, सुबह कुछ है। हमें ख़ुद नहीं पता कि अब इस वक्त डॉलर आज अगर 278 रुपये का है तो कल डॉलर की क्या कॉस्ट आएगी, क्योंकि पिछले अगर हम इसको पास को उठा के देखें पिछले कुछ अरसे में, तो दोपहर को डॉलर 290 रुपये का होता था तो शाम को 295 रुपये का हो जाता था, तो उसके बाद सुबह फिर वो 280 रुपये पे आ जाता था, फिर पता लगता था कि वो 300 रुपये पे चला गया है। तो जो सबसे बड़ा इफ़ेक्ट होता है इंडस्ट्री को वो ये होता है कि उसकी कॉस्ट, हम जब कोई चीज़ बेचने या ख़रीदने लगते हैं तो हम सबसे पहले कॉस्टिंग करते हैं, क्योंकि हमारा इंटरनेशनली इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिज़नेस है वो डॉलर्स पे चलता है। तो जब हमारे डॉलर्स की ही हमें कुछ नहीं पता समझ कि कहाँ जाके रखा। तो सर आप क्या समझते हैं कि ये जो डॉलर्स का जो रेट फ्लक्चुएट होता है,
یہ تو آپ جیسے بزنس مینز کے ہاتھ میں ہوتا ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی کس طرف چل رہی ہے، اور ریٹ جو ہے وہ فلکچویٹ کرنے والا. بینکنگ کے ساتھ آپ لوگ لنک ہوتے ہیں کیونکہ بینکنگ سیکٹر آپ کے ساتھ بڑا تعاون کر رہا ہوتا ہے. دیکھیے ہم بینک کے بغیر تو 1 روپے کی ٹرانزیکشن ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ بینک انڈر دی رولز آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان کام کر رہا ہوتا ہے. اور جس طرح آپ نے یہ بات کی، اس طرح میں آپ کو بات کا جواب دے دیتا ہوں کہ یہاں سے اگر آپ واگا سے 10 کلومیٹر آگے جائیں تو جو ان کا جو پہلا شہر ہے انڈیا کا، وہ ہم سے جیسے لاہور سے باٹا پور 10 کلومیٹر پہ ہے، اور اسی طرح امرتسر ان کا 10 کلومیٹر پہ ہے، تو وہاں ڈالر کا ایکسچینج ریٹ 82 روپیز ہے. بنگلہ دیش کو دیکھ لیں آپ، ہماری لیے سب سے بڑی جو مسئلے کی بات آ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے ہمارا ڈالر. ایکسپورٹر کو تو بینیفٹ ہوتا ہے وہ یہ بات کہے، لیکن جب وہ ایکسپورٹر لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کو تو پیسے جب آتے ہیں تو آپ کو ایکسچینج ریٹ ایکسٹرا پڑتا ہے، لیکن جب وہی ایکسپورٹر مارکیٹ سے چیزیں پرچیز کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کو انٹرنیشنل مارکیٹ کو کمپیئر کرنے کے لیے وہ چیزیں 100 ٹائم مہنگی لینی پڑتی ہیں. دیکھیں انڈسٹری کا پہیہ چلانے کے لیے اس کو پیٹرول کی ضرورت ہے، بجلی کی ضرورت ہے، اس کو لیبر کاسٹ کی ضرورت ہے، اس کو را مٹیریل کی ضرورت ہے. تو خالی پروفٹ پہ تو بات نہیں چلنی نا، اور جو پروفٹ آئے گا اس میں سے اس نے چیزیں جب پرچیز کرنی ہیں تو اس نے ایکسٹرا پیسے دے کے وہ چیزیں پرچیز کریں. دیکھیں ابھی بھی IMF کی بات چل رہی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو بندہ انویسٹمنٹ کرنے آتا ہے، میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، اگر میں کہیں 2 روپے کی انویسٹمنٹ کروں گا تو میں اس کو اپنی SOPs بتا دوں گا کہ آپ اس کو ایسے 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 کریں گے تو مجھے یہ پروفٹ ملے گا، ادروائز میرے 2 روپے میرے پاس پڑے ہیں ٹھیک ہے. تو جو بندہ یہاں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آ رہا ہے وہ اپنی شرائط تو دے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ IMF کی اپنی پالیسیز کے تحت ہو رہا ہے کہ IMF پاکستان کو کہہ رہا ہے کہ آپ اسی طرح ڈالرز کے ریٹس کو رکھیں، بجلی کے نرخوں کو اس طرح رکھیں، پیٹرولیم مصنوعات کے ریٹس کو اس طرح رکھیں؟ رانا صاحب یہ ایک نیچرل سی بات ہے کہ ہمیں کسی کو بلیم دینے سے پہلے سب سے پہلے ہمیں اپنا گھر درست کرنا چاہیے. جب سب سے پہلے میں ایز اے مسلمان، ایز اے پاکستانی نیشنل اگر اپنے آپ کو ٹھیک کروں گا تو اس کے بعد میں آپ کے ساتھ بات کر سکتا ہوں. اچھا یہ بتائیے گا کہ انڈسٹریز کا کیا حال چل رہا ہے اس وقت؟ پاکستان کی کتنے فیصد انڈسٹری جو ہے وہ اس وقت ایکٹیو ورکنگ کر رہی ہے؟ دیکھیں میں نام لیے بغیر آپ ابھی جائیں گے تو آپ کو تمام چیمبرز اس ٹائم ایکٹیو ہیں ہمارے پاکستان کے. تو اس ٹائم جو ہے پاکستان کی بڑی بڑی بگ گنز جتنی بڑی بڑی انڈسٹری سی، یا تو انہوں نے شٹ ڈاؤن کر دیا ہے، وہ 3 شفٹ میں سے 2 شفٹوں پہ آ گئے ہیں، 2 میں سے کوئی 1 شفٹ پہ آ گیا ہے، اور کچھ لوگ تو ایسے تھے جو بالکل ہی انڈسٹری کو بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. کیونکہ انڈسٹری چلتی رہے گی. ہمیں 2 طرح سے ہمیں اس ٹائم نقصان ہو رہا ہے کہ یہ کہ ہمارے اپنے ملک میں جو پرچیز پاور ہے کم ہے، اس کے بعد ہمیں انٹرنیشنل جو ہمیں آرڈرز ملتے ہیں وہ بھی انفارچونیٹلی اس ٹائم جو ہے نا وہ بہت کم ہیں. ایکسپورٹرز کو اب کس چیز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ ایک تو آپ نے بتا دیا کہ یہاں سے چلیں چیزیں جو ہیں وہ اسے مہنگی پرچیز کرنی پڑتی ہیں، وہ مہنگی پرچیز کرتا ہے، پھر آگے ظاہر سی بات ہے اس نے اس ریٹ پر ہی دینا ہوتا ہے. مگر یہ بتائیے گا کہ جب وہ یہاں سے ترسیل کر رہا ہوتا ہے تو وہ فنش گڈس تک پہنچنے کے لیے اور ایک اینڈ انڈسٹری تک پہنچنے کے لیے اسے اب پہلے کیا آسانیاں تھیں اور اب کیا مشکلات ہیں؟ سر بات یہ ہے کہ اس ٹائم کیونکہ ہمارے جو سب سے بڑا راستہ ہوتا ہے ترسیل کا، جو جس پہ پوری دنیا جو ڈیپینڈ کرتی ہے وہ ہوتا ہے بائی سی. تو بائی سی میں اس ٹائم جو سچویشن ہے وہ سی فریٹ بہت مہنگے ہو چکے ہیں، اور یہ کرونا سے تھوڑا سا عرصہ سے پہلے جو ہے وہ مہنگے ہونا شروع ہوئے ہیں، جو اب تک اس کا امپیکٹ ہے، اور یہ ڈے بائی ڈے جو ہے نا وہ اور مہنگے ہوتے چلے جا رہے ہیں. دیکھیں سی فریٹ کی کاسٹ ہمیشہ گڈس کی کاسٹ کے اندر سے نکالی جاتی ہے. جب ایک کنٹینر اگر ہم لیٹس سپوز 1200 یا 1500 ڈالر میں بھیجتے تھے، آج وہی کنٹینر 5000 یا 7000 ڈالر میں وہ اس کی کاسٹ پڑ رہی ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ کتنے % وہ کاسٹ آؤٹ ہو گئی ہے. اس کے علاوہ جو
کرونا کے بعد مہنگائی خالی ہمارے ملک میں نہیں ہے، اگر آپ یورپ اور امریکہ کی بات کریں یا دوسرے ملکوں کی بات کریں تو وہاں پہ بھی مہنگائی آئی ہے، وہاں پہ بھی لوگوں کی پرچیز پاور جو ہے نا وہ ان کے معاملات خراب ہیں، لیکن ان کی گورنمنٹس جو ہیں وہ بڑی سٹرونگس ہیں، وہ پیسے والے ملک ہیں، وہ ڈیولپ کنٹریز ہیں، تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی جو نیشن ہے اس کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، ان کی جو بیسک نیڈز ہیں پوری کرتے ہیں۔ اچھا سر، لاسٹ سوال کہ یہ آپ جو بھی کچھ دیکھ رہے ہیں اس سے ایک عام پاکستانی کتنا افیکٹ ہو رہا ہے؟ ہاں دیکھیں، اگر ہم کیٹیگریز کریں، جو سیلریڈ پرسن ہے، میں جو اپنے حلقہ احباب میں دیکھتا ہوں جن کی سیلریز لاکھوں میں بھی تھی، تو ایکسپینڈیچر ان کے اسی طرح ہیں مہنگائی کی وجہ سے، وہ جب 20 سے 22 کی تاریخ آتی ہے تو وہ دوستوں سے پیسے لینا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کا پرابلم جو سیونگز تھی یا کچھ کمیٹیز ڈال لیتے تھے، کچھ کر لیتے تھے، وہ اب ان کے معاملات بالکل آؤٹ ہو گئے ہیں، وہ جو ہے نا وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ پہ آ گئے۔ اس کے برعکس جب ایک بزنس کمیونٹی کے پاس میں جب جاتا ہوں تو بزنس مین جب سال کے آخر میں وہ اپنی کلوزنگ کرتا تھا تو وہ اپنی فیملی کو لے کے یا عمرے پہ چلے جاتے تھے یا وہ ویکیشنز پہ چلے جاتے تھے، لیکن آج کل اتنے برے حالات ہیں کہ وہ اپنی اس ریپیوٹ کو بچانے کے لیے وہ اپنی جو سیونگز تھیں ان کا استعمال کر رہے ہیں۔ پروفٹ تو دور کی بات رہ گئی، اس ٹائم وہ صرف اور صرف اپنی پرائرٹیز ہیں ان کو کہ ان کی جو بیس ہے وہ برقرار رہ جائے، اور اگر یہ معاملات اسی طریقے پہ رہے تو میرے خیال میں بہت مشکل ہو جائے گی ہر کسی کے لیے۔ شکریہ سر۔ تھینک یو سو مچ۔ جی تو ناظرین، آپ نے وسیم شیخ صاحب کی باتیں سنی کہ جب تک ہم آپس کے اختلافات مٹا کر اور ایک ٹیبل پر بیٹھ کر پاکستان کے بارے میں نہیں سوچیں گے، تب تک ایک عام آدمی اور ایک عام پاکستانی جو سفید پوش بندہ یہاں پر کما رہا ہے اس کے لیے بہتری نہیں آ سکتی۔ لیں گے ایک بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم نے آپ کو دکھایا کہ امپورٹرز اور ایکسپورٹرز پر جو ہے وہ حکومت کی پالیسیوں کا کس طرح کا جو اثر ہے وہ ان کے اوپر ہو رہا ہے، اور جس کی وجہ سے تمام امپورٹرز اور ایکسپورٹرز، خاص طور پہ ہم اگر اسمال انڈسٹریز کی بھی بات کریں اور چھوٹے تاجروں کی بھی بات کریں تو وہ بھی اس میں پستی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب ہم آ چکے ہیں اس وقت آل پاکستان کے انجمن تاجران کے چیئرمین ہیں، ان کا پورے پاکستان میں بڑا نام ہے، اور خاص طور پہ اگر ہم جنوبی پنجاب کے حوالے سے بات کریں تو جنوبی پنجاب میں یہ ایک جو تاجر ہیں ان کے لیے ایک ستون کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان کا تعلق جو ہے وہ ملتان سے ہے۔ خواجہ شفیق صاحب ان کا نام ہے، اور یہ بڑی ایک ریناؤنس شخصیت ہیں، وہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جی، بڑی مہربانی، آپ تشریف لائے۔ اچھا خواجہ صاحب، تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیے گا کہ جتنے بھی تاجران ہیں، اسمال انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہیں، چھوٹے تاجران ہیں، بڑے تاجران ہیں، وہ حکومت کی پالیسیوں سے اس وقت بڑے تنگ نظر آ رہے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں کہ حکومت جو ہے وہ تاجروں کو ابھی تک جو ہے وہ خوش نہیں کر پا رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حقیقت میں حقائق خون چکا ہیں۔ کیا کم تنخواہ یافتہ ملازمین جو متوسط طبقے کے ملازمین ہیں وہ مطمئن ہیں؟ اس ملک کی معیشت 65% ڈپینڈ کرتی ہے زراعت پہ۔ کیا کاشتکار مطمئن ہیں؟ آپ چھوٹے طبقات کی بات، چھوٹے طبقات سے مراد کم وسائل کے حامل لوگوں کی بات تو چھوڑ بھی دیں، جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ کا شعبہ ہے وہ بھی اس وقت انتہائی ونریبل صورتحال کا شکار ہے۔ اب چار پانچ روز پہلے ایٹما کے ایک سابق پریزیڈنٹ کی میں گفتگو سن رہا تھا،
کہ 50 ٹیکسٹائل ملیں بند ہو چکی ہیں اور باقی بند ہونے کی طرف جا رہی ہیں، فار سیل کے بورڈ لگے ہوئے ہیں۔ سنگل کراپ اکانومی کا ملک ہے، ایسی حکومت نہیں دیکھی، ایسا طرز فکر نہیں دیکھا، رہے تو یہ 40 سال سے آ رہے ہیں دونوں فیملیز، زرداری پیپلز پارٹی ہو، زرداری فیملی ہو یا میاں صاحبان کی فیملی ہو، 35-40 سال سے یہ حکمران چلے آ رہے ہیں۔ ان کی پریارٹیز بدقسمتی سے اب آ کے آشکار ہوئی ہے۔ میں بھی ان کا ساتھی بھی رہا ہوں، میرے محسن بھی رہے ہیں، دونوں بھائی، موجودہ پرائم منسٹر بھی اور ایکس پرائم منسٹر بھی، لیکن اس طرح کے حالات کبھی سوچے نہیں تھے۔ روز 5, 7, 8, 10 آدمی آئیں گے، کوئی کسی انداز میں، کوئی کسی انداز میں، اپنی بپتا سناتے ہیں کہ ہم نے یہ بیچ دیا، بجلی کا بل پورا نہیں ہوا، ہم نے یہ کر دیا، بجلی کا بل پورا نہیں ہوا، جس نے موٹر بائک میں پیٹرول ڈلوانا ہے وہ پیٹرول کے اخراجات پورے نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی کاسٹ آف لیونگ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ خودکشیاں لوگ کر رہے ہیں۔ ابھی 15-20 دن پہلے ایک خبر سنی، میں نے پڑھ تو نہیں سکتا، مجھے میرے سیکرٹری نے سنائی کہ 15 دن کا ایک بچہ، نیولی بارن بیبی، والد نے اسے نہر میں پھینک دیا کہ روز میں تمہارے لیے دودھ نہیں لا سکتا، تمہیں غذا نہیں دے سکتا، میں تمہیں سسکتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتا، اس سے بہتر یہ ہے کہ تمہیں میں نبی پھینک دوں نہر میں، نبی میری روز کی اذیت جو ہے وہ ختم ہو۔ یہ حالات ہیں، لوگ کیا کریں، کدھر جائیں؟ سر کیا سمجھتے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار حکمران ہیں۔ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ اب جب اس وقت پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اس وقت بالکل ڈوبنے کے دہانے پہ کھڑی ہوئی ہے، اور اگر ہم بات کرتے چلیں کہ جو گلوبلی ایکسپیکٹس کی جو انہوں نے ابھی ریسنٹلی ایک سروے کروایا کہ اس میں وہ پاکستان کو 2030 تک اٹھتے ہوئے نہیں دیکھ رہے، اور اس وقت پاکستان کی وہ کرائسس کی جو حالت ہے وہ یہی دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بد سے بدترین حد تک چلی جائے گی۔ تو اس پر آپ کا کیا کہنا ہے کہ کیا پاکستان کو یہ لوگ سروائیو کروا سکیں گے، یا کون سے ایسے عناصر ہیں جس سے پاکستان جو ہے وہ ابھر کر معیشت کی طرف کھڑا ہو سکے گا؟ ان کے عہد اقتدار میں سروائیول امپاسبل، نو کوشچن ایٹ آل۔ میں یہ چیلنج کرتا ہوں، آپ باشعور لوگ ہیں، آپ پرنٹ میڈیا اٹھائیں، اخبارات سارے اٹھا کے دیکھ لیں، اس پہ تو پابندی ہے کہ عمران خان کا نام نہ ہو، عمران خان کا ذکر نہ ہو۔ وی لاگر کو سنیں، اور اگر بٹوین دی لائن جا کے دیکھیں تو صبح سے لے کر رات تک، رات سے لے کر صبح تک ایک ہی ایشو ہے کہ عمران خان کو ہم نے کیسے ذلیل کرنا ہے، رسوا کرنا ہے، اس کی ایک پاپولیرٹی کو کیسے ختم کرنا ہے، عدلیہ کو کیسے ختم کرنا ہے، وہ صحافی جو سچ اور حق بول رہے ہیں، بولنا چاہتے ہیں، ان کو تختہ دار پر کیسے چڑھانا ہے۔ ان کی ترجیحات یہی ہیں۔ کوئی ایک ایشو پہ مجھے نظر نہیں آتے کہ انہوں نے اکانومی کو شیلٹر دینے کے لیے، اکانومی کو پروموٹ کرنے کے لیے، اور اکانومی پروموٹ تب ہوگی جب ایک کنجینیل ایٹماسفیئر ہوگا، پازیٹیو ایٹماسفیئر ہوگا، لوگ انویسٹ کریں گے، کاروبار کر سکیں گے، ایکسپورٹ بڑھے گی۔ ایکسپورٹ پہ بھی ٹیکس، خدا کا نام لیں، یعنی جو ہمارا سروائیول ہے، جو بیس ہے ہمارا، اس پہ بھی ٹیکس۔ کنسٹرکشن کا فیلڈ لے لیں، ایک انڈسٹری لے لیں تو اس کے ساتھ 20-25 انڈسٹریاں اور سروائیو کرتی ہیں، وہ تباہ کر دیے اور 20-25 انڈسٹریاں بھی تباہ ہو گئی۔ ملک کا مفاد نہیں ہے، وہ دوسری طرف چلے گئے ہیں سارے بدقسمتی سے۔ تو مطلب کیا مطلب حکومت ہے، گورننس ہے، کہیں کوئی چیز، کوئی شعبہ نظر نہیں آتا کہ وہ دور لد گیا کہ جب لوگ خودکشیاں کرتے تھے، اپنے بچوں کو مارتے تھے۔ اب پڑھا لکھا نوجوان جس کی والدہ گھروں میں ملازمت کر کے، جھاڑو دے کے، برتن صاف کر کے، کپڑے دھو کے اپنے بچے کو ایم اے کروا چکی ہے، یا تو نوکری نہیں ہے، اگر نوکری نہیں تھی تو
तो बिज़नेस स्क्वीज होने की वजह से नौकरी थी, तो बिज़नेस स्क्वीज होने की वजह से जॉबलेस है। जिस तरह आज़ाद कश्मीर के लोग निकले अपने मुतालबात मनवाने के लिए, उन्होंने मनवाए। 85 रुपये पर यूनिट बिजली के रेट वहाँ किए गए थे, नहास किए गए थे, वो 15 रुपये पे आए। तो पाकिस्तान के अवाम को भी निकलना होगा अपना हक लेने के लिए। नाज़रीन, ख्वाजा शफीक साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रेक के बाद दोबारा इनसे अपनी बात जो है वो जारी रखेंगे। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, और इस वक्त हमारे साथ ख्वाजा शफीक साहब मौजूद हैं। आपका कहने का मकसद ये है कि सर, अगर हम जो हुकूमत को अगर ये नहीं चला सकती, तो फिर सर ये बताएं कि आपकी नज़र में, क्योंकि आप तो इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज़ को भी अपने आंखों के सामने देख रहे होते हैं, तो कौन से ऐसी ताकतें या कौन सी ऐसी हुकूमत है जो कि अवाम के लिए बेहतरी ला सकेगी? अवाम किस तरीके से बेहतरी की तरफ आ सकेगी? देखिए जी, अवाम की खिदमत वही लोग करेंगे, वही कर सकते हैं, उन्हीं में अहलियत है, उन्हीं में कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, कॉन्फिडेंस है, जो आवाम के वोटों से मुंतखब होके आएंगे, जिन्होंने दोबारा आवाम के पास जाना होगा। जो धांधली की पैदावार होंगे, जो फॉर्म 47 की पैदावार होंगे, उन जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं होगा। अब देखिए ना, कहीं पे भी आपको इकनॉमिक ग्रोथ की बात नज़र आती है, कहीं पे भी। फॉरेन रेमिटेंस जो 32-33 अरब रुपए तक पहुंची हुई थी, आज कहाँ पे है? 27% ग्रोथ थी एक्सपोर्ट में, आज कहाँ पे है? उस तरफ तो हम देखने के लिए तैयार नहीं। सारी दुनिया चिल्ला रही है। मैं इलावजल बसीरत कहता हूँ कि चाइना वाहिद मुल्क था मेरी ज़िंदगी में, तो मैं समझता हूँ कि जिससे ज़्यादा कोई मुल्क मुखलस नहीं था पाकिस्तान के साथ। आज चाइना कहाँ है? चाइना की बात हमने मानी है, वो CPEC काम कर रहा है, हमारी हिमाकतें हैं। हम 5-10 हज़ार 15 हज़ार उनके जो काम करने वाले लोग हैं, उनको सिक्योरिटी नहीं दे सके, चाइना की इन्वेस्टमेंट को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सके, आगे फर्दर उसको पाइपलाइन में नहीं ला सके। ये ईरान ने अरबों रुपए खर्च करके पाइपलाइन बिछाई है ना आपके लिए, हम नहीं उस तरफ जाने के लिए तैयार। अगर वो पाइपलाइन हम भी ले लेते हैं, थोड़ा सा जुर्रत रिंदाना का मुजाहरा करते हुए, तो मतलब भी तकलीफ़ें तो आवाम की कम होंगी, सुकून तो आवाम को मिलेगा। लेकिन नहीं, हम अमेरिका बहादुर की नौकरी कर रहे हैं, अमेरिका बहादुर ने हमें सब कुछ देना है, उसी को हम खराज दे रहे हैं, उसी से ले रहे हैं, सारी दुनिया पीट रही है। कभी सोचा था कि 368 या 378 कांग्रेस के मेंबर अमेरिका के और 7 सिर्फ मुखालफत में हो, यानी 100% मेजॉरिटी आप कह सकते हैं, वो मुतालबा कर रही है। क्यों? कि अमेरिकी गवर्नमेंट को हमदर्दी नहीं हमसे, अमेरिकी अवाम जो हैं उनका एक फर्म बिलीफ है, ईमान है, जमहूरी इक़्तिदार के हवाले से, फंडामेंटल राइट्स के हवाले से, रूल ऑफ लॉ के हवाले से, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से। वो प्रेशर इतना बढ़ गया कि कभी हम सोच नहीं सकते थे कि अमेरिका के जैसे मुल्क से आवाज़ उठेगी। मतलब ये यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया, उनके ग्रुप ने क्या किया, वाज़े तौर पे कहा कि मतलब भी ये आप जो पाबंदियां लगा रहे हैं, इमरान खान की गिरफ़्तारी है, ये गैर कानूनी है, ये आपके लिए नुकसानदेह है। और आने वाले आप हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में देखेंगे बरतानिया की मतलब भी हाउस ऑफ कॉमन जो है, वहाँ से भी आप इसी किस्म की, जैसे अमेरिका में आवाज़ उठी है वो भी आ रही। 2 दफ़ा, एक दफ़ा चाइना के फॉरेन मिनिस्टर आके कह चुके हैं बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अमन लेके आएँ, हालात बेहतर बनाएं, कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, लेकिन नहीं है। दूसरी दफ़ा उनका कम्युनिस्ट पार्टी का, जो सबसे बड़ी पार्टी है चाइना की, उसका मिनिस्टर आके कह रहा है कि आप हालात को बेहतर करें। अगर
इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी। लेकिन क्या किसी ने कान धरा है? हम तो उल्टे जा रहे हैं। इमरान खान को मतलब भी फिजिकली एलिमिनेट कर देना है। ये सैकड़ों केस उस पर बनाए, शर्म से सर झुक जाता हमारा कि ये इद्दत में निकाह का केस। 1400 साला इस्लामी तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी। ये कितनी करैक्टर असैसिनेशन की तरफ चले गए, कितनी मर्ड थ्रोइंग की तरफ चले गए, कितनी नीच हरकतों पे चली गई हमारी हुकूमत। लेकिन जब हमारी विल नहीं है, आप जो कह रहे हैं ना इकनॉमिक ग्रोथ की, हालात में बेहतरी की, मैं एक बात विदाउट एनी फियर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन कह सकता हूँ, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। आज हम डिटरमिन हो जाएं कि हमने इस मुल्क की डायरेक्शन बेहतर करनी है, इस मुल्क की इकनॉमिक ग्रोथ को बेहतर बनाना है, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेहतर बनाना है, लिविंग कॉस्ट जो है वो कम करनी है, गरीब मज़दूर का घर जो है उसका भी चूल्हा जलाना है। आज चूल्हे ठंडे हो रहे हैं, मिडिल क्लास के लोग जो हैं वो चिल्ला रहे हैं, गरीब की बात तो क्या, डेली वेजर की बात तो क्या करनी है हमने। तो ये अगर जब तक हमारी विल नहीं है, तमाम बालादस्त क़ुव्वतें मिल के विद देयर हेड्स डाउन ये अपनी प्रायोरिटी नहीं बदलते, ये फैसला नहीं करते कि हमने इस मुल्क को बेहतर बनाना है, तो कैसे नहीं बन सकेगा। लेकिन विल नहीं होगी तो कैसे बनेगा। मैंने जाना तो लाहौर में है, स्टेशन पे जाके कराची वाली गाड़ी में सवार हो जाता हूँ, बावलपुर पहुँच के मैं दुआ मांगता हूँ, या अल्लाह मुझे खैरियत से लाहौर पहुँचा दें। वो तो कादिर मुतलक है, जो भी करना चाहे कर सकता है। फिर मुझे भी तो को अक़ल सलीम अता फरमाइए। जा तो रहा हूँ मैं कराची वाली गाड़ी में, जाना मुझे लाहौर है, तो क्या मैं लाहौर पहुँच सकूँगा? तो ये इनकी कैफियत है। सारे के सारे इनके कारनामे जो हैं, मेहनत जो भी है वो काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो रही है। लेकिन मुखलिस नहीं है, अपना घर भरना है। अरबों खरबों रुपए इनके बाहर पड़े हुए हैं, कहाँ से आ गए। दादा कहता जी पोते ने दिए हैं, पोता कहता दादा ने दिए हैं, फलां कहता जी उसने गिफ्ट दिए हैं। यार को खुदा के लिए सोचे कुछ। इस मुल्क का भी कुछ हक है आप पे। 3-3, 4-4 दफ़ा आप प्राइम मिनिस्टर रहे, चीफ मिनिस्टर रहे, दोनों भाई हैं, बेटे आपके, बेटियां आपकी, सारी आपकी प्लाटून जो है वो इस मुल्क के इक़्तिदार की मज़े ले चुकी हैं। अब तो थोड़ा सा ये सहूलियात जो है ट्रांसफ़र करें हैव नॉट्स की तरफ, तो फिर ही बात बनेगी। अगर नहीं करेंगे तो फिर बस वो हमारा नाम तक ना होगा दास्तानों में, जो भी कहते हैं। शुक्रिया सर, मेहरबानी आपकी। जी तो नाज़रीन, आपने बात सुनी कि जो इकोनॉमिस्ट हैं और जो इस वक्त हमारे सबसे बड़े जो कि स्टेक होल्डर्स हैं, बुनियादी तौर पर ताजरान के हवाले से इंपोर्ट एक्सपोर्टर जो हैं, वो इस वक्त उनका यही कहना है कि अगर पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की तरफ लाना है तो सारों को सर जोड़कर मिलकर बैठना पड़ेगा, और तभी पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ सकेगा। और आवाम के लिए सोचें, छोटी जो ताजिर हजरात हैं, रोज़मर्रा कमाने वाले अफराद हैं, उनके लिए जो है वो हुकूमत और बाला इक़्तिदार जो भी लोग बैठे हुए हैं, उनको सोचना चाहिए मिल बैठ कर इससे पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए जो है वो एक मुतद्दर पॉलिसियाँ जो हैं वो यहाँ पर लेकर आएँ, ताकि पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ सके। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।